लास्ट क्लास तक मैंने आपसे डिस्कस किया था नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, क्योंकि हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल इनकम। लास्ट क्लास में मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी तक एक्सप्लेन किया था। बोलो हाँ या ना? डोमेस्टिक टेरिटरी को एक बार रिपीट करेंगे। बोलो पॉलिटिकल फ्रंटियर 12 नॉटिकल माइल तक भारत है, लेफ्ट राइट एंड डाउन। ऊपर का एयर स्पेस भी कितना? 12 एनएम तक। कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट, वाटर बॉडीज, टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर जो कुछ भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, सबका सब किसका पार्ट है? इंडिया का। 12 नॉटिकल माइल के बाद से लेके 200 नॉटिकल माइल तक क्या होती है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जोर से बोलो, क्या होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? उधर जो दो कंट्री के बीच के एग्रीमेंट्स है वो चलेंगे, और उसके बाद चलता है हाई सी। क्लियर? ये बात हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में की थी। एक बात हमने और भी की थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, आईएमएफ, ये किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते, क्योंकि ये हर मेंबर कंट्री के उतने ही हैं जितने की हर मेंबर कंट्री के हैं। फिर लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था विद द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। याद करो, नॉर्मल रेजिडेंट की दो कंडीशन, जो किसी कंट्री में रह रहा है, यहां से आप समझना आएगा समझ में, ठीक है? अ नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन अ कंट्री, जो किसी कंट्री में रह रहा है, या फिर हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। एग्जाम्पल के लिए हमने बात की थी कि मान लो कोई किसान है, नमन और नयन, और वो फार्मिंग करता है युगांडा में। कहाँ करता है? युगांडा। लेकिन वहां से सारे इनकम कमा के रेमिट किधर करता है? इंडिया में। दैट मीन्स उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया। तो उसको भी इंडियन नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। बोलो हाँ या ना? दैट इज हाँ या ना? क्लियर? उसके अलावा नॉर्मल रेसिडेंट में कुछ लोग नहीं आते, फॉरेन टूरिस्ट। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाहर से इंडिया आया, या कोई इंडिया से बाहर गया फॉर द पर्पस ऑफ टूर, या फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन या वेकेशन, या कोई जॉब, या कोई स्टडी अब्रॉड, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। दूसरा, फॉरेन स्टाफ, दूसरी एम्बेसीज। एम्बेसीज कौन होती है? जो उस कंट्री का वीजा देते हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारी एम्बेसीज हैं, लेकिन वो हमारा यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। वो कहाँ के लोग हैं? जहां पर वो बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से उसका स्टाफ भी हमारा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी या अमेरिकन एम्बेसी में वहीं के लोग काम किया करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि डब्ल्यूटीओ, यूएन, आईएमएफ, ये किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते, क्योंकि ये हर कंट्री के, आप कह सकते हो, इक्विवेलेंट पर्संस है। और इनका एम्प्लॉय भी किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होता। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर, पॉइंट नंबर 5। कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है? कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है? यस, अगला लिखना क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर मतलब एक शिप है, घुमा रहा है। वो शिप क्या कर रहा है? शिप लोगों को घुमा रहा है, या कोई कॉमर्शियल या सीजनल वर्कर्स है। कौन है? कॉमर्शियल ट्रेवलर या सीजनल वर्कर। कई बार क्या होता है, हम लोग ने मान लो फॉरेन से कोई मशीन इंपोर्ट करी, अब वो मशीन हमको फॉरेन से ट्रेनर्स आए, 5-6 दिन यहाँ रुके, या मैं कह रहा हूँ 1 महीने तक यहाँ रुके, हमको मशीन चलानी सिखा कर गए और वापस अपनी कंट्री चले गए। तो वो क्या इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे? नहीं होंगे। तो कह रहे क्रू मेंबर्स या कोई कॉमर्शियल ट्रेवलर्स। कॉमर्शियल ट्रेवलर मतलब जिनका काम ही है, अब मशीन मान लो किसी दूसरी कंट्री ने खरीदी तो वो उस कंट्री में ट्रेनिंग जाने जाएंगे, फिर किसी तीसरी कंट्री ने खरीदी तो तीसरी कंट्री में ट्रेनिंग देने जाएंगे, लेकिन वो कहलाएंगे तो वहीं के जहां के वो हैं, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। तो इसको कहते हैं क्रू मेंबर्स। मतलब शिप, जो कि आपने सुना होगा वॉयज, वॉयज, वॉयज मतलब बहुत सारी कंट्रीज को घूमने के लिए एक शिप निकला, तो शिप कहाँ का कहलाएगा? जिस कंट्री से वो निकला। हाँ या ना? भले ही वो शिप 2 महीने मान लो श्रीलंका में रहा, 2 महीने ऑस्ट्रेलिया में रहा, 2 महीने अमेरिका में रहा, तो क्या आधे आधे 2-2 महीने के लिए उनकी नॉर्मल रेसिडेंसी चेंज नहीं होगी? शिप कहाँ से निकला? इंडिया से, तो कहाँ का कहलाएगा? इंडिया का। आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? लिखें क्रू मेंबर्स, कॉमर्शियल
travelers, crew members, commercial travelers and seasonal workers. Crew members, commercial travelers and seasonal workers. ये कहीं भी कंट्री में घूमे, लेकिन अगर एक साल के अंदर आ गए, कितने साल के अंदर आ गए? एक साल के अंदर, 9 महीने कहीं और, 1 महीना कहीं और, 1 महीना कहीं और, मतलब एक साल के अंदर आ गया, कोई भी इन 3 में से अगर एक साल के अंदर वापस आया भारत, तो वो भारत का ही है। कहाँ का है? भारत का। क्लियर? अगर एक साल से ज्यादा कहीं बाहर रह गया तो वो उस कंट्री का कहलाएगा। ध्यान। क्लियर? तो आप वहां के कहलाओगे, क्योंकि आप एक साल से ज्यादा रह गए, अदर देन जॉब रहे, अदर देन आप स्टडी रहे, अदर देन आप फॉरेन टूर रहे, मतलब आपका इंटरेस्ट वहां पर है। ठीक है, तो ये 3 लोग का स्टे देखना है 1 साल। कितना देखना है? कितना देखना है? 1 साल। तो क्रू मेंबर, कॉमर्शियल ट्रेवलर और सीजनल वर्कर, इफ दे स्टे, अगर वो रहते हैं, बातें नहीं, कल ही दी थी पनिशमेंट, आज मुर्गा बना दूंगा फिर, ध्यान रखना। फॉर लेस देन, हाँ, नेशनलिटी मैटर करती ही नहीं है। कल क्या लिखा था? सिटीजनशिप डज नॉट मैटर्स। ये कल लिखा था ना, सिटीजनशिप जरूरी नहीं है। तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप अलग अलग होती है। फिर 1 साल से ज्यादा बाहर रह रहा है, मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वही है, भले ही आप कहीं भी जाओ। और सिटीजनशिप तो मैटर करती नहीं है, ये तो कल ही पढ़ा दिया था। क्लियर? अरे कोई डाउट? तो ऐसे क्रू मेंबर्स, बातें नहीं, आपस में बातें नहीं, बोलना क्यों आ रहा है? या तो मुझसे ज्यादा आता है इसलिए बोल रहा हूं, मुझसे ज्यादा आता है तो आ जाओ यहाँ पढ़ने, वैसे मैं तो बहुत कम रेट में पढ़ा रहा हूं। इफ दे स्टे फॉर लेस देन 1 ईयर, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा साल आप बाहर रहे, दैट मीन्स आपका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो वहां पर हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? ये है डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। और इसमें एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां से सब साथ में लिख लो, आ जाएगा समझ में। बोलो कोई डाउट? क्रू मेंबर्स, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स का स्टे अगर 1 साल से कम कहीं बाहर है तो वो उसी कंट्री के कहलाएंगे जहां के वो हैं। अगर 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में, तो फिर उस कंट्री के कहलाएंगे जहां पर 1 साल से ज्यादा स्टे इनका होगा। बोलो है ना? कोई डाउट? अगला, बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स हु लिव, आपने सुना होगा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ लाइन वेयर वन साइड इज इंडिया एंड अदर साइड इज पाकिस्तान। और अगर हम लद्दाख वगैरह उधर की बात करें तो देयर वन साइड इज इंडिया एंड अदर साइड इज चाइना। इज इट क्लियर? चाइना उधर, लद्दाख साइड उधर। ठीक है? या आपने सुना हो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इज द रिस्कीएस्ट स्पॉट फॉर इंडियन आर्मी। वहां पर टेम्परेचर सबसे कम है, उधर भी एक साइड इंडिया, एक साइड क्या है? चाइना। सो ऐसे बॉर्डर वर्कर्स जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस हैं, वो लोग कभी कभी क्या करते हैं, दुश्मन को ढूंढने के लिए बॉर्डर को पार कर लेते हैं और धाड़ 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 गोलीबारी मार के वापस इंडिया। तो अभी जब गोलीबारी करने गए तो क्या चाइनीज कहलाएंगे? क्या वो कहाँ कहलाएंगे? इंडिया कहलाएंगे। यस और नो? सो बॉर्डर वर्कर का नॉर्मल रूटीन होता है बॉर्डर को क्रॉस करके गतिविधियों को चेक करना। अरे हाँ या ना? नहीं तो क्या होगा, टेररिस्ट उधर के इधर आएंगे, अपने लोगों को मार डालेंगे। तो बॉर्डर वर्कर, उनका डेली रूटीन है बॉर्डर को क्रॉस करके उधर जाना और इधर आना। सो उनको उसी कंट्री का मानेंगे जिस कंट्री के वो हैं। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? बॉर्डर वर्कर लिखिए, बॉर्डर वर्कर्स
who live near international borders. Border workers who live near international borders and cross it. कई बार इनको बॉर्डर को क्या करना पड़ता है, बोलो, क्रॉस, एंड क्रॉस इट ऑन डेली बेसिस, and cross it on daily basis, full stop. They are treated as normal resident. बताओ, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स अगर उस पार गए कुछ गतिविधियां देखने, तो क्या इंडियन आर्मी के कहलाएंगे, कहां के कहलाएंगे? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे वो, यस और नो? क्लियर? As normal resident of a country, they will be treated as normal resident of a country जहां के वो होंगे, of a country where they live, जहां वो रहेंगे, and not where they work, and not where they work. मतलब कि हो सकता है कोई बॉर्डर वर्कर की पोस्टिंग बिल्कुल उस पोस्ट पर हो जो पाकिस्तान के पास है, अब वो पाकिस्तानी नहीं कहलाएगा, कहाँ का कहलाएगा? इंडिया ही कहलाएगा, क्योंकि ऐसा रूटीन है उनका। अरे आपने वो सलमान खान की मूवी देखी टाइगर? टाइगर जिंदा है, और फिर एक था टाइगर थी, फिर टाइगर जिंदा है आई, एक नॉर्मल टाइगर थी, ऐसा 3 थी ना टाइगर 3। तभी वो कितनी सारी कंट्री में रहता है, लेकिन काम किसके लिए करता है? इंडिया के लिए काम करता है। तो कहाँ का कहलाएगा वो? इंडिया का कहलाएगा। ये जो रॉ एजेंट्स होते हैं, ISI एजेंट्स होते हैं, ये मिशन पे किसी भी कंट्री में कुछ भी बन के रह रहे होते हैं, लेकिन कहलाएंगे कहाँ के? इंडिया के। क्लियर? उनकी इनकम किसका पार्ट है? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। बोलो कोई डाउट? यहां पर आकर के आपकी 2 बड़ी डेफिनेशन बेसिक्स के अंदर होती है खत्म, जिसके अंदर हमने 2 चीजें डिस्कस की थी, नॉर्मल रेसिडेंट एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। एक बार रिपीट करेंगे दोनों डेफिनेशन को पूरे माहौल के साथ। यस, डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड नंबर 1 पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब इंडिया का मैप। देन टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर में कितना है नेम? 12 नॉटिकल माइल्स, लेफ्ट राइट एंड डाउन। एंड इन द एयर स्पेस, जो भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। कोई भी शिप एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के पार्ट नहीं है। उसके अलावा एम्बेसीज जो फॉरेन नेशनल की हमारे यहाँ पर है, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडियन एम्बेसी जो फॉरेन में है वो इंडिया का पार्ट है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? द पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो कि नॉर्मली रिसाइड एक कंट्री में करता है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक कंट्री में बसा हुआ है। बट इट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग पर्सन्स। नंबर 1, फॉरेन टूरिस्ट who have come here for visit or vacation or study. Clear? Number 2, याद करो नंबर 2, foreign staff of embassies, officials, diplomats and members of armed forces country located in the, मतलब जहां पर के वो लोग हैं वहीं के गिनेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, UNO किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते, इनका स्टाफ भी किसी का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता। क्रू मेंबर्स, कॉमर्शियल वर्कर्स और सीजनल वर्कर्स जो कि 1 साल से कम में कहीं पर भी घूम के आए हैं हमारे लोग, तो कहाँ के कहलाएंगे? हमारे ही कहलाएंगे, उन कंट्री के नहीं कहलाएंगे। एंड लास्ट, बॉर्डर वर्कर हु नॉर्मल कोर्स में बॉर्डर लाइन को क्या करते हैं बेटा? क्रॉस करते हैं। जो बॉर्डर लाइन को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर्स में कहीं पर भी हो, लेकिन वहीं के कहलाएंगे जहां के वो लोग हैं। इसको अपन कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? कोई डाउट?
कोई प्रॉब्लम? समझ आया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग लगाएंगे कांस्टेंट प्राइसेस वर्सेस करंट प्राइसेस। नई हेडिंग, न्यू हेडिंग, कांस्टेंट प्राइसेस वर्सेस करंट प्राइसेस। 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 बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, समझना ध्यान से। कांस्टेंट मतलब फिक्स, कांस्टेंट मतलब फिक्स, करंट मतलब आज। आज मार्केट चेंज हो सकता है, स्टॉक मार्केट जाकर के देखो, आज मार्केट क्या हो रहा है, चेंज। लेकिन कर का जो इंडेक्स था वो क्या है, फिक्स है। कल के इंडेक्स को या कल के प्राइस को, मतलब जो बीत चुका है, पास्ट के प्राइस को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई? आज अगर आप शेयर मार्केट की वेबसाइट को देखोगे तो उसमें या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, लेकिन वो ग्रीन या रेड कहां से निकाला? पिछले दिन से, पिछले दिन से निकाला। तो पिछले दिन मतलब बेस को बोलते हैं कांस्टेंट। बेस को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और आज के प्राइस को बोलते हैं करंट। इजी। पिछले साल के कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब भी बनाई हो, या आप 12th की जब आप बुक नंबर 3 पढ़ोगे अकाउंट्स में, तो वहां पर आप पढ़ोगे अलग अलग कंपनी की बैलेंस शीट्स। उसमें हमेशा आप देखने को मिलेगा कि आपको इस ईयर का डेटा दिया होगा और पिछले साल के कंपैरेटिव दिए होंगे। तो जो पिछले साल के कंपैरेटिव है वो बेस है। वो क्या है? बेस। और जो इस साल के फिगर्स है, जो अभी 31 मार्च 2025 के जो फिगर्स एंड होंगे, उसको बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। बेसिकली करंट का मतलब होता है आज के फिगर्स। अब बताओ, आज के फिगर्स आज की रेट पे होंगे, आज के फिगर्स आज की रेट पे होंगे, और बेस ईयर के फिगर्स उस ईयर की रेट पे होंगे। तो आज के फिगर में इन्फ्लेशन का प्राइस जुड़ा हुआ होता है। आज का जो प्राइस है भाई, आज आप मार्केट में जाओ और किसी सब्जी वाले को पूछो कि भैया आलू क्या भाव है, तो वो आज की रेट बताएगा ना। ऐसा थोड़ी 1 महीने पहले की रेट पे आपको आलू दे देगा वो। तो उसने बोला कि सर 40 रुपए की रेट है आलू की, किलो की। तो 40 रुपए किलो पे बताओ, महंगाई जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है? महंगाई जुड़ी हुई है ना। लेकिन आप अपने दादा दादी से पूछो कि भैया, दादा दादी, ठीक है, दादा दादी से आप पूछना कि आप गेहूं कितने रुपए किलो लाते थे, तो दादाजी बोलेंगे कि हम तो 50 रुपए की पूरे 100 किलो लाते थे। हाँ बिल्कुल, अपने दादा दादी से पूछना, उनके जमाने में 50 रुपए में पूरे 100 किलो गेहूं आती थी। लेकिन आज आप 50 रुपए में 100 किलो नहीं, 1 किलो गेहूं लाते हो। तो आज 50 रुपए की 1 किलो गेहूं कौन सा प्राइस है, करंट या कांस्टेंट? करंट, क्योंकि ये आज का प्राइस है। आज के प्राइस को बोलते हैं करंट प्राइस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो लोग बातें कर रहे हैं वो लोग शायद नेशनल इनकम को 1 नंबर का मान रहे हैं, जबकि मैं आपको बताऊं नेशनल इनकम 10 नंबर का होने के साथ साथ अगले एडीएस में 12 नंबर का और कवर करेगा। अगर ये धुआं किया आपने तो 12 नंबर पूरे धुआं हो जाएंगे, और 10 + 12 का मतलब 22 नंबर धुआं हो जाएंगे, और 22 में 40 मार्क्स की मैक्रो है, तो आधी मैक्रो धुआं हो जाएगी। ध्यान, तो कराओ अपना धुआं, मेरे क्या है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मेरा तो फर्ज है पढ़ाना। वापस से अगर नेशनल इनकम रिपीट करने को बोलोगे तो खूब धुलाई होगी, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ध्यान रखना, करंट प्राइस वर्सेस कांस्टेंट प्राइस, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में 3-3 नंबर की थ्योरी में आते हैं, ध्यान रखना। और इससे आगे के पूरे न्यूमेरिकल टिके हुए हैं, तो भी बातें करनी है। करूं मेरे क्या? तो सुनना बहुत ध्यान से। डांटने का एक लेवल होता है, अब जब आप उस लेवल पे आ ही नहीं रहे हो तो मैं क्यों डांटू? खत्म। तो अब सुनना ध्यान से, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस में, करंट का मतलब आज का प्राइस, और आज के प्राइस में इन्फ्लेशन इफेक्ट जुड़ा हुआ है। आज के प्राइस में इन्फ्लेशन इफेक्ट क्या है? जुड़ा हुआ है। अगर आज आप आटा लेने जाओ या गेहूं लेने जाओ तो 50 रुपए किलो, उसमें सारे जो भी टाइम है उसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन आप अगर बोलोगे कि अगर हम इसको बेस ईयर से कंपेयर करें,
तो बेस ईयर में तो चीजें सस्ती होंगी, और बेस ईयर में चीजें सस्ती क्यों ना हो, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ऐसा प्राइस जिसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं करंट प्राइस। क्या बोलते हैं? करंट प्राइस। और जिसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, भाई सही बात है, दादाजी के टाइम पर गेहूं 50 रुपए में बोरी मिलती थी, क्योंकि उस समय इतनी महंगाई नहीं होती थी। तो आज अगर हम कंपेयर करें तो एक बोरी का प्राइस है 3,000 रुपए। कितना है बोलो? अभी अप्रैल मई में सबके घर में गेहूं आती है, चावल आते हैं, तो वो जो पूरी बोरी जो भी गेहूं आती है उसका प्राइस है 3,000 रुपए किलो। 3,000 रुपए की बोरी। वही बोरी दादाजी के टाइम 50 की मिलती थी। तो बताओ करंट प्राइस गेहूं की बोरी का आज कितना है? 3,000 रुपए। वो है करंट प्राइस। कौन सा प्राइस है? करंट प्राइस। और दादाजी के टाइम वही गेहूं की बोरी, बोरी में तो 100 किलो ही गेहूं आती थी, वो आज भी 100 किलो ही आती है, और दादाजी के टाइम पे भी कितनी आती थी? 100 किलो ही आती थी, लेकिन उसका बेस प्राइस कितना होता था? 50। उस प्राइस को बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्राइस। कुल मिलाकर के समझना क्या है? समझना ये है कि करंट प्राइस में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड होता है, लेकिन कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड नहीं होता है। और इसी के साथ अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिका हुआ है, जिसका नाम है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। कौन सी जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल। तब सोचो, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल मतलब करेंट, नॉमिनल मतलब करेंट, और कांस्टेंट का मतलब रियल। कांस्टेंट का मतलब क्या है? रियल। तो अब बताओ, नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट, तो नॉमिनल में, नॉमिनल इज इन्फ्लेटेड जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कौन सी है? इन्फ्लेटेड जीडीपी, क्योंकि ये करंट है। करंट में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? इंक्लूड होता है। तो नॉमिनल जीडीपी उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है, जबकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड नहीं होता है। दैट इज व्हाई रियल जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर इन कंपैरिजन टू नॉमिनल जीडीपी। तो क्यों समझाया था करंट और कांस्टेंट? क्योंकि नॉमिनल को ही बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं नॉमिनल को? करंट। और रियल को बोलते हैं कांस्टेंट। रियल को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और हमको कंपैरिजन करने के लिए कभी भी नॉमिनल जीडीपी को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में क्या इंक्लूड है? इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। इन्फ्लेशन अच्छा नहीं होता, इसलिए रियल अच्छा होता है। इसलिए हमेशा लोग कहते हैं अपना रियल इमेज दिखाओ। यस और नो? तो रियल इज रियल, रियल जिसको पसंद है। तो हमेशा ध्यान रखना, रियल और नॉमिनल जीडीपी में, रियल और नॉमिनल जीडीपी में अच्छी जीडीपी कौन सी है? रियल। बिकॉज रियल कांस्टेंट है। रियल कौन सी है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड नहीं होता, और नॉमिनल में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड होता। ये पूरी नेशनल इनकम खत्म हो जाती है, मैं कह रहा हूं दूसरे स्कूल में रियल और नॉमिनल का डिफरेंस नहीं क्लियर होता। तो बताओ, रियल जीडीपी कांस्टेंट, कांस्टेंट में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड नहीं होता, लेकिन नॉमिनल जीडीपी कौन सी जीडीपी है? करेंट। करेंट में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो गेहूं की बोरी दादाजी 50 रुपए में लाते थे, आज हम 3,000 रुपए में लाते हैं, तो देश की जीडीपी तो 3,000 ही है। उस समय देश की जीडीपी कितनी थी? 50। लेकिन सही मायनों में जीडीपी अच्छी कौन सी है? 50, क्योंकि 3,000 तो इन्फ्लेशन इफेक्ट है। 3,000 कौन सा इफेक्ट है? इन्फ्लेशन इफेक्ट। हाँ ना? उसके लिए एक टेक्निक है, आगे पढ़ेंगे, डिफ्लेटर। ठीक है? नॉमिनल में, नॉमिनल इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड कभी भी अच्छी नहीं होती। आप तो एक बात बताओ ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हर कंट्री में सेम होता है क्या? तो बस, आज इंडिया की इन्फ्लेटेड जीडीपी कुछ और आएगी, यूएस की कुछ और आएगी, तो क्या इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड सेम है क्या? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, किसी भी कंट्री के कंपैरिजन के लिए हमेशा रियल जीडीपी देखी जाती है, नॉमिनल कभी नहीं देखी जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर कंट्री टू कंट्री क्या होता है? चेंज। और इस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए एक मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफ्लेटर। हाँ, हम सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए नहीं ले रहे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेंगे उनमें अमाउंट तो अलग ही होगा, लेकिन उसको इक्वलाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट है डिफ्लेटर, वो आगे आएगा। और मोर ओवर
नॉमिनल ली भी नहीं जा सकती क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन और यूएस का इन्फ्लेशन अलग अलग है। इसलिए वी ऑलवेज यूज रियल जीडीपी, वी ऑलवेज यूज रियल जीडीपी। क्लियर? हाँ, हमको हर कंट्री को देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक ईयर को बेस डिक्लेयर कर रखा है, वो ईयर को ही कांस्टेंट माना जाएगा। और वो ईयर कौन सा है वो अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबके लिए फॉर द पर्पज ऑफ इंडिया उस ईयर को ही बेस ईयर माना गया है। तो हम जीडीपी हमेशा उस ईयर के लिए गए, ऐसे कोई बाबा आदम से कंपेयर नहीं करेंगे हम। ये सिर्फ ये दादाजी वाला एग्जांपल सिर्फ कांस्टेंट और करंट समझाने के लिए था कि जो आज का इफेक्ट है, जो आज का प्राइस है, वो कौन सा है? करंट। और जो बेस ईयर का कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड नहीं है, वो कौन सा है? कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कांस्टेंट को बोलते हैं रियल, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रियल। और करंट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल। नॉमिनल में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड और रियल में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड। इसलिए ज्यादा अच्छी जीडीपी कौन सी है? रियल। कौन सी जीडीपी ज्यादा अच्छी है? रियल। और बेसिकली क्या होगा, जब आप कंपैरिजन करोगे ना, तो आप इस साल की नॉमिनल को ही रियल में कन्वर्ट करोगे। इस साल के नॉमिनल जब आप 50 से कंपेयर करोगे तो 3000 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 50, तो उसको 3000 की वैल्यू को इक्विवेलेंट लाने के लिए हम डिफ्लेटर को यूज करते हैं, और वो डिफ्लेटर का फॉर्मूला आगे आएगा। लेकिन अभी जितना बताया उतना ही कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे। डिफ्लेटर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? अभी तक के लिए क्या समझ में आया बताओ? कांस्टेंट जीडीपी में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड और करंट में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड होता है। ज्यादा अच्छी जीडीपी कौन सी है? रियल। रियल का दूसरा नाम कांस्टेंट, और करंट का दूसरा नाम नॉमिनल। नॉमिनल में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड, रियल में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड नहीं होता। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब हेडिंग लगाओ, कांस्टेंट प्राइस वर्सेस, कांस्टेंट प्राइस वर्सेस करंट प्राइस। पहले एक्सप्लेनेशन फिर डिफरेंस। ठीक है, लिखिए कांस्टेंट प्राइस वर्सेस करंट प्राइस। अब कांस्टेंट के नीचे लिखो रियल, रियल वर्सेस नॉमिनल। आपने ऐसे लिखा है कांस्टेंट वर्सेस करंट प्राइस, है ना? अब कांस्टेंट के नीचे हेडिंग ही चल रही है, कांस्टेंट के नीचे लिख दो रियल, क्योंकि कई बुक्स में मैं आपको बताऊं वर्ड यूज कांस्टेंट या करंट किया है, कई बुक्स में क्या यूज वर्ड किया है? रियल या नॉमिनल। लेकिन हमको सारी बुक पढ़नी है। बोला है या ना? बिना बुक खरीदे। यस और नो? तो आपने ऐसे लिखा है, आपने लिखा है कांस्टेंट वर्सेस रियल, कांस्टेंट वर्सेस करंट, ऐसे लिखा है आपने, कांस्टेंट प्राइस वर्सेस करंट प्राइस। करंट के नीचे क्या लिखोगे? नॉमिनल। और कांस्टेंट के नीचे क्या लिखोगे? रियल। ऐसे लिखनी है हेडिंग, हेडिंग ऐसे लिखनी है। बोलो यस और नो? अब बताओ करंट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? इन्फ्लेशन। क्या इंक्लूड होता है? बोलो क्या इंक्लूड होता है? इन्फ्लेशन। इट मींस explanation, it means value of रियल और नॉमिनल जीडीपी के रेस्पेक्ट में, और प्राइसेस में करंट और कांस्टेंट, बात एक ही। ठीक है, इट मींस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड, हाँ कांस्टेंट और रियल सेम है, और करंट और नॉमिनल सेम है। हाँ लाइन खींच के जैसे भी आप लिखना चाहो। ठीक है, इट मींस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बताओ इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन या एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन? करंट लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो? इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन एट करंट प्राइस या एट प्रिवेलिंग प्राइस।
at prevailing price today, at prevailing price today, that is including inflation, that is including inflation. इसमें inflation क्या होता है? जुड़ा हुआ। हाँ जी, it means value of goods and services at prevailing price today, that is including inflation, that is including inflation। और कांस्टेंट के अंदर, कांस्टेंट के अंदर आपको लिखना है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced at fixed prices, value of goods and services produced at fixed prices, that is prices of base year। base year मतलब कंपैरिजन, base year excluding inflation, excluding inflation। मतलब कि कहने का ये कि कांस्टेंट में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड होता है और करंट में इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्लूड, इसलिए कंपैरिजन पर्पस के लिए ज्यादा रेलेवेंट क्या है? रियल। क्या है बोलो? रियल। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए हमको एक बेस लेना तो पड़ेगा, तो बाबा आदम का बेस नहीं है। यहां पर आप स्पेशल नोट लिखना इंडिया के लिए बेस ईयर, यह हर कंट्री का बेस से डिसाइड होता है। इंडिया के लिए बेस ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18। मतलब जो भी आज का जीडीपी होगा उसको हम इक्विवेलेंट करेंगे, कितना? 17-18 के बराबर, और फिर उसको कंपेयर करेंगे। इसलिए 2017-18 फाइनेंशियल ईयर बेस है इंडिया के लिए। क्लियर? तो जिस भी साल की जीडीपी होगी, अभी 31 मार्च 2025 को ये फाइनेंशियल ईयर बंद होगा, ठीक है? तो 2024-25 को हम कंपेयर किससे करेंगे? 2017 और 18 से। लेकिन हाँ, ये अभी के लिए रिसेंट यही है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 2019 में आ गया था कोविड, इससे उससे पहले का बेस डिसाइड किया हुआ इन्होंने अभी हाल फिलहाल में। बोला है ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? लेकिन फ्यूचर में जब भी होगा तो हो सकता है 2021-22 को ये लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए रेलेवेंट कौन सा है? 2017-18। और वैसे मैं बताऊं, एनसीईआरटी में बेस ईयर भी नहीं दिया है, ठीक है? ये सिर्फ आपको कंपैरिजन नॉलेज पर्पस के लिए लिखवा है कि बेस ईयर इंडिया के लिए रेलेवेंट कौन सा है? 2017-18। वापस से एक बार पढ़ेंगे, टॉपिक थोड़ा हैवी है, ठीक है? पर ध्यान रखना बहुत इजी है। रियल मतलब सही, रियल मतलब सही, सही में इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ, और नॉमिनल मतलब गलत। नॉमिनल में इन्फ्लेशन हमेशा गलत होता है ना, तो इन्फ्लेशन नॉमिनल में जुड़ा हुआ है, इससे नॉमिनल जीडीपी इज नॉट बेटर देन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी ज्यादा बेटर है, इसलिए हम सारा कंपैरिजन आगे का किस बेसिस पे करेंगे? रियल जीडीपी। और बेस ईयर कौन सा हमारा? 2017-18। बोलो कोई डाउट? समझ में आ रहा है? पिछले टॉपिक वापस अलग से करा देंगे। बोलो यहां से कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ